एवरीबॉडी, पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं कि सुबह हमारा जो समय निर्धारित हुआ था उसमें ये राष्ट्रपति के का जो मोमेंट था उसकी वजह से हम आपकी सुबह की वार्ता के समय में उपलब्ध नहीं हो पाए। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और फिर से ये प्रेस को रीशेड्यूल किया गया। आप सब लोगों का वार्ता में स्वागत। मेरी दाईं तरफ बैठे हैं आदरणीय नरेश शर्मा जी, जो एपीएमसी के किन्नौर शिमला के माननीय अध्यक्ष रहे हैं, युवा मोर्चा के प्रदेश के पदाधिकारी रहे हैं, प्रदेश के भाजपा के आप कार्यकारिणी के सदस्य हैं और कॉर्पोरेट सेल के को कन्वीनर हैं। मेरी लेफ्ट साइड को बैठे हैं जितेंद्र वोटका जी, जो सुमटी के 2 बार सम्मानीय मंडल अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में प्रदेश के आप किसान मोर्चा के स्पोक्समैन हैं। आज की इस वार्ता में आप सब लोगों का स्वागत। और आज मेरा विषय है हिमाचल की बागवानी और किसानी को लेकर के प्रदेश में क्या चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी देश और विदेश में क्या कर रही है, उसके बारे में आपके साथ में रूबरू हूं। हमारा किसान हमारा अन्नदाता है। किसान है तो अन्न है, अन्न है तो जीवन है। सबसे पहले जो देश में माननीय मोदी जी ने किसानों को मजबूत करने के लिए संकल्प लिया वो था किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि में वार्षिक रूप में सालाना लगभग 6,000 रुपए किसान के खाते में 2019 से जाना शुरू हुआ और देश में 11.29 करोड़ इतने किसानों के खाते में ये पैसे गए। और आपकी जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश में ये संख्या 9 लाख किसानों की थी। 2.80 लाख करोड़ रुपए इस सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को वितरित किए गए पूरे देश में। और 2023 तक 15वीं किस्त, लगभग 15वीं किस्त जो है किसानों को देश में जारी की गई। यूरिया का बहुत बड़ा अभाव देश में रहता था। देश में अपना को प्रोडक्शन नहीं था। वी वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज पर हमको निर्भर होना पड़ता था। और यूरिया जब आयात होता था उसके बाद उसका मिस यूटिलाइजेशन होता था। इंडस्ट्री पर्पज के लिए यूरिया यूज होता था और जो किसानों के नाम पर यूरिया आता था उसका बहुत बड़ा ब्लैक मार्केटिंग होता था और वो किसानों तक वो यूरिया नहीं पहुंचता था। इसलिए लिक्विड नाइट्रोजन यूरिया का कंसेप्ट माननीय मोदी जी की सरकार में किसानों के लिए इस देश में क्रिएट हुआ। और लिक्विड नाइट्रोजन के माध्यम से, क्योंकि वो नाइट्रोजन जो लिक्विड था वो बॉटलों में बॉटलिंग के थ्रू आता था और उसका ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो सकता था, उसका मिसयूटिलाइजेशन नहीं हो सकता था। ऐसे लगभग 9 यूनिट पूरे देश में स्थापित हुए और आने वाले समय में इस तरह की इंडस्ट्री का लगभग देश में 13 नए यूनिट 2025 तक स्थापित होने का संकल्प इस देश में माननीय मोदी जी ने लिया। और मित्रों, वी विल बी सेल्फ सफिशिएंट बाय 2025, जब हमको विश्व पे के विदेशी देशों पे यूरिया इंपोर्ट करने के लिए निर्भर नहीं होना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी बात इस देश में माननीय मोदी जी ने की। हमारा तीसरा विषय जो मैं आपके माध्यम से शेयर करना चाहता हूं
दैट इज उत्तम शोध। उत्तम शोध वो शोध है जो हमारी हेरिडेटरी, हमारी पुरत्व खेती इस देश में होती थी। ठीक है, पहले वो बैलों के माध्यम से होती थी, किसानी जो है नॉन साइंटिफिक तरीके से होती थी, लेकिन अब उत्तम खेती के माध्यम से इस देश में ऑर्गेनिक खेती हो। हम जो है खेती को ऑर्गेनिक तरीके से पैदा करें, इसका एक संकल्प लेकर के एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट माननीय मोदी जी ने तैयार किया। उसके तहत 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि को हम ऑर्गेनिक तरीके से कल्टीवेट करें, इसकी संकल्प योजना बनाई गई। आपकी जानकारी के लिए फार्मरों को क्लस्टर बनाने की योजना बनी, जिसमें 50-50 हेक्टेयर का क्लस्टर तैयार होगा और उसके लिए 1584 करोड़ हजार करोड़ का बजट प्लान किया। उसमें क्या होगा कि जो फार्मर गांव में है उसको क्लस्टर बनाना है, मेरे पास 1 एकड़ जमीन है, आई विल बी एंटाइटल्ड टू परचेज द लैंड टू क्रिएट दैट क्लस्टर आउट ऑफ दैट बजट। कि फार्मर का क्लस्टर बनेगा, 50 हेक्टेयर के क्लस्टर तैयार होगा, उसके लिए ऑर्गेनिक सीड दिया जाएगा, उसके लिए ऑर्गेनिक खाद दी जाएगी, उसके लिए फर्टिलाइजर जो पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, वो भी ऑर्गेनिक तरीके की जो होगी हमारी, जैसे हम जैविक जिसको बोलते हैं, उस तरह का कल्टीवेशन इस देश में होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे किसानों की जो इस देश में आती है वो आती है मार्केटिंग। हम पैदा कर लेते हैं, पैदा करने के बाद उसको मार्केट करने के लिए एक बहुत बड़ा विषय आता है। मेरा किसान ट्रैक्टर के माध्यम से, ट्रक के माध्यम से जब मंडी में जाता है तो वो अनसर्टेन होता है कि उसको उसकी फसल किस तरह से मार्केट में बिकेगी। उस बिकवाली को योजना करने के लिए ई मंडी, ई नेम क्रिएट किया गया। मंडियां बनी, उसको हमने पोर्टल बनाए, पोर्टल बना करके फार्मर को उसमें रजिस्टर किया। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि 2016 में ये ई मंडी का कार्यक्रम शुरू हुआ था और 1.76 करोड़ किसान इन ई मंडी के माध्यम से हमने इस पोर्टल में रजिस्टर्ड किए। और 23 राज्यों में और 4 केंद्रीय प्रशासित प्रदेशों में इस तरह की 1390 मंडियां, 189 मंडियां जो क्रिएट की गई, वो ई पोर्टल और ई नाम से क्रिएट की गई। अब मंडियां क्रिएट हो गई, उन मंडियों में आड़तियों का जुड़ना जरूरी है, जो परचेजर्स हैं हमारे। तो लगभग 2.5 लाख आड़ती ई पोर्टल से इन मंडियों के साथ जोड़ दिए गए, उनको रजिस्टर कर दिया गया, ताकि फार्मर जो इनके साथ जुड़ा है, जो फार्मर इनके थ्रू कनेक्टेड है, उनके साथ आड़ती भी जुड़े हैं। इसलिए उनको रजिस्टर किया गया। और आपकी जानकारी के लिए एक बहुत बड़ी फिगर है, 3 लाख करोड़ का बिजनेस ई मंडी के माध्यम से हुआ। 3 लाख करोड़ कंट्री में। उससे क्या है कि भी मैं सेब शिमला में पैदा कर रहा हूं, मेरी ई मंडी बॉम्बे में रजिस्टर्ड है, मैं पोर्टल में मेरा सेब वो चेक करेगा, उसको सेंसिटाइज करेगा, उसको इवेल्युएट करेगा, मुझे वहां से मेरा आड़ती जो मेरे साथ ई पोर्टल में रजिस्टर्ड है, मुझे रेट का, सेब का रेट कोड करेगा, मैं उसको एग्री अपॉन करूंगा और उसको वो सेब यहां से ट्रांसपोर्ट करूंगा। ना मुझे मंडी में जाने की जरूरत, ना आड़ती को फार्मर के पास आने की जरूरत। तो ऐसी संकल्प योजना, इस तरह की कंक्रीट योजना अगर क्रिएट हुई तो माननीय मोदी जी की सरकार में हुई, और जिसको हमने ई नेम दिया, और आने वाले समय में ये और स्ट्रेंथन हो, इसकी कल्पना जो है इस देश में की गई। और इसके साथ इसमें एफपीओस जोड़े गए, फार्मर सोसाइटीज। लगभग 3366 ऐसी एफपीओस, जो मान लिया हमारा रोडू का एक गांव है, वहां एफपीओ क्रिएट की, 10 फार्मर ने एक एफपीओ बना दिया। वो एफपीओ उस ई नेम पोर्टल में जुड़ गया, तो वो 10 फार्मर का जो वो एनजीओ है, वो भी अपना सेब
ई नेम्स और इस ई पोर्टल के माध्यम से पूरे देश में कहीं भी बेच सकेगी, ऐसी कल्पना माननीय मोदी जी ने क्रिएट की। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था कि सेब पैदा करना, अनाज पैदा करना, गेहूं पैदा करना, धान पैदा करना, दालें पैदा करना फार्मर करता है, लेकिन उसको मार्केट करना बहुत कठिन काम होता है। एंड ही इज रियली अनसर्टेन कि हाउ मच रिटर्न, हाउ मच वैल्यू ही विल गेट फॉर हिज जो उसका अनाज है, जो उसका अन्न है। ई पोर्टल के माध्यम से बहुत आसान हो गया वो, ऐसा हमारा मानना है। जो हमने नेशनल विषय को लेकर के आपसे 5 विषय रखे, ये मैंने आपके ध्यान में लाए। अब जो प्रदेश के विषय हैं वो भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के हितों में अपनी बात करती रही है और आगे बढ़ती रही है। जयराम जी की सरकार थी, MIS में हमने सेब खरीदा। पहले तो ने सेब खरीदा नहीं, हालत ये आ गई कि लोगों को नदी में फेंकना पड़ गया, वो भी आपने देखा। लेकिन उसके बाद सेब खरीद के जब HPMC और हिमफेड को गया, तो जब हमारी सरकार पिछली बार थी तो जयराम जी पूरे किसानों का जो MIS का पैसा था उसकी पूरा भुगतान करके गए थे। पिछला सीजन बीत गया और दूसरा सीजन आरंभ हो गया। आपको मालूम है कि अब आज मेरे को दवाइयाँ खरीदनी है, मुझे नेट खरीदने हैं, मेरे को पेटियाँ खरीदनी है, मुझे इंसेक्टिसाइड्स खरीदने हैं, मुझे पेस्टिसाइड्स खरीदने हैं। 80 करोड़ रुपया आज भी HPMC का किसानों का पेंडिंग है, इस सरकार ने नहीं दिया, हमारा आरोप है। 80 करोड़ रुपीस which is still pending, which the present government has not paid to the farmers. सरकार बदली, पॉलिसीज आई। इससे पहले जयराम जी की सरकार थी, पूरे प्रदेश में मार्केटिंग के लिए मंडियां बनाने का काम बड़े लार्ज स्केल पर हुआ। इसका उदाहरण माननीय नरेश जी हमारे बीच बैठे हैं, ये किन्नौर शिमला के मार्केटिंग मंडी मध्यस्थता कमेटी के चेयरमैन थे। रोडू की मंडी हो, शिलारू की मंडी हो, अपना सेंज की मंडी हो, पराला की मंडी हो, खड़ा पत्थर की मंडी हो, मंडी में हो, कुल्लू की मंडी हो, बजौरा की मंडी हो, सारी मंडियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्रिएट हुई। और उसके बाद पूरी एक सरकार बीत गई। मेरा आरोप है कि एक भी मंडी का शिलान्यास या उद्घाटन इस 1.5 साल में ये कर पाए हैं क्या? नहीं। और जो मंडियां बन रही थी उन मंडियों की भी इंप्लीमेंटेशन पूरी नहीं कर पाए। और पीड़ा तो मित्रों तब हुई कि जब बचे खुचे पैसे नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत उन मंडियों को स्ट्रेंथन करने के लिए जो किसी वजह से 2, 4, 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए बचा था, उस पैसे से विदेश टूर की योजना बना डाली। यह तो भारतीय जनता पार्टी ने जब आंदोलन पे आई, जब इनको एक्सपोज किया, फिर जाके वो टूर प्रोग्राम रद्द हुआ। नहीं तो उस पैसे को भी ये विदेश दौरे पे खर्च कर रहे थे, मंडियों को स्ट्रेंथन करने पे नहीं। यह हमारा आरोप है। इसके बाद खाली मंडियां ही नहीं बनाई, मेजोरिटी लोग यहां पे भी जो प्रेस के हमारे मित्र हैं वो सब सेब पैदा करने वाले लोग होंगे। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि हम सेब पैदा करते हैं और मार्केट करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हम उन सेबों को प्रोसेस भी करते हैं। क्या जब हम सेबों को प्रोसेस करने का पहला यूनिट दौलत राम चौहान जी ने परमाणु में लगाया था, सरकारें कांग्रेस की आई, उसके बाद सारे समय ये सत्ता में रहे, इन्होंने उसके बाद कोई दूसरा यूनिट स्थापित नहीं किया। ठाकुर जयराम जी ने पराला में बाकायदा न्यू प्रोसेसिंग प्लांट लगाया, उसको ऑपरेशनल किया। और मित्रों, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। आज इतना समय हो गया, साइंस और टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, हम और आप आगे बढ़े, हम प्रोसेसिंग प्लांट की बात करते रहे। और परमाणु में जब हम सेब को प्रोसेस करते थे, प्रोसेस करने के बाद उसका जो पल्प होता था, उस पल्प को नाले में फेंका जाता था, सड़ान होती थी, गंध होता था। हमारे टाइम में पहले बरागटा जी जब मंत्री रहे तो प्रयास ये किया कि उसकी ऑर्गेनिक खाद बनाई जाए,
लेकिन उससे भी आगे जयराम जी ने 2 कदम आगे चल करके योजना बनाई। वो था जो हमारा बचा हुआ पल्प होता है मित्रों, उससे पेक्टिन बनता है। पेक्टिन क्या है? पेक्टिन है जो जैम और जेली को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है, उसको पेक्टिन बोलते हैं। और देश का 90% पेक्टिन चाइना से इंपोर्ट होता है, चाइना से। और उसका रॉ मटेरियल एप्पल का पल्प है। और पराला में ना केवल प्रोसेसिंग प्लांट लगा, वहां पे पेक्टिन का यूनिट भी स्थापित किया गया, पेक्टिन का, ताकि जो पल्प उससे निकले उससे पेक्टिन बन सके। और जयराम जी यही नहीं रुके, उन्होंने उसके साथ एक बहुत बड़ा सेब प्लांट भी लगाया कि ताकि सेब को जब मार्केट करने के बाद एक्सेस हो जाए उसको हम सीए स्टोर में स्टोर कर सकें। ऐसी योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाई। और इसको हम कितना आगे स्ट्रेंथन कर सकें, ये कोल्ड चेन को कितना मजबूत कर सकें, इसकी कल्पना भी भारतीय जनता पार्टी ने प्लान की है। आने वाले समय में उसको करेंगे। कांग्रेस की हालत देखो आप। हम शिमला जिला में सेब पैदा करते हैं। एंटी हेल गन की भी योजना हमारे समय में आई, वो कामयाब हुई, कभी नहीं हुई, सारी बातें थी। उसका अल्टरनेटिव था एंटी हेल गन के अलावा एंटी हेल नेट्स। और एंटी हेल नेट्स एक ऐसा सोल्यूशन था कि बागवानों को कुछ तो रिलीफ ओले से मिल सकता था। इन्होंने एंटी हेल नेट की सब्सिडी भी क्वैश कर दी, खत्म कर दी। दे आर नॉट गिविंग सब्सिडी टू द फार्मर फॉर एंटी हेल नेट्स, ये हमारा आरोप है। और इस स्थिति में फार्मर जूझ रहा है, उनका सेब खराब होता है, ओला गिरता है, बरसात होती है तो वो बेकार हो जाता है और उसको उसका रिटर्न नहीं मिलता। अंत में हमारी केसीसी बनती है। केसीसी में हम इंश्योरेंस कवरेज करते हैं, जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बैंक बनाता है, नेशनलाइज्ड बैंक बनाता है। लेकिन उसके इंश्योरेंस के कवरेज के लिए जब ये ओले गिरते हैं या लो चीलिंग होती है तो प्रोडक्शन नहीं होता। उसका इंश्योरेंस के लिए सरकार को अपना, स्टेट गवर्नमेंट को अपना स्टैंड लेना पड़ता है उसको कवर करने के लिए, लेकिन वो नहीं करते, जिससे फार्मर को नुकसान होता है। ये मेरे कुछ पॉइंट आज के इस प्रेस वार्ता में थे जो मैंने आपके आगे रखे। और कुछ विषय नेशनल लेवल के थे और कुछ मैंने स्टेट को लेकर के रखे। और आपको इसके बाद आपको कोई विषय ऐसा लगता हो जहां मेरा और आपका कम्युनिकेशन गैप हो और आप हमसे जानकारी लेना चाहते हो, तो यू आर ऑल वेलकम फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। वेलकम सर। कांग्रेस के नेता बार बार कह रहे हैं कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो घटाई है मोदी सरकार में, उसकी वजह से जो है हिमाचल प्रदेश को काफी नुकसान हो रहा है, उसके ऊपर क्या कहना है? सर, ये प्रश्न बहुत अपेक्षित था और मैं इंतजार कर रहा था कि हमारे कोई मित्र पूछें। कांगड़ा से चुनाव कौन लड़ रहा है कांग्रेस का, बताएंगे आप? हैं? आनंद शर्मा जी कांगड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। और वो तब केंद्रीय मंत्री थे जब ये ट्रीटी साइन की गई उनके हस्ताक्षर से। अच्छा होगा ये प्रश्न आप उनसे करें। ही इज द पर्सन हु इज कल्प्रिट फॉर दिस डीड। मेरा आरोप है इस बात का। सेब का नुकसान तो न कर दिया, अब किन्नू का नुकसान करने के लिए और आम का नुकसान करने के लिए कांगड़ा चले गए। अगर उन्होंने उस टाइम ये साइन WTO पर साइन ना किया होता तो आज ये प्रश्न करने की नौबत ना आती और हम बड़े कंफर्टेबल होते। उसके बावजूद भी इसको हमने 30% से 50% जो लास्ट स्लैब था उसको माननीय मोदी जी ने 75% किया। लेकिन WTO का जो नॉर्म है उससे बाहर हम नहीं बढ़ सकते। WTO के नॉर्म के लिए हमको इंटरनेशनली उस ट्रीटी को हम नहीं कैंसिल कर सकते जो माननीय आनंद शर्मा के सुंदर हस्ताक्षरों से हुई हुई है। एनीथिंग मोर? संयुक्त किसान मंच तो आरोप लगा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने भी ये जब सोलर की रैली का बार बार जिक्र करते हैं उन्होंने भी कहा था इनको ड्यूटी बढ़ाएंगे, बढ़ाने की बजाय, हालांकि आपने इसमें कह भी दिया कि WTO का समझौता हुआ था, बढ़ाने की बजाय घटाया, जो वादा किया था पूरा नहीं किया। और संकट में है हिमाचल प्रदेश का सेब, विदेशों से आ रहा है, उसको रोका नहीं जा रहा क्योंकि आप एक बागवान भी है। दूसरा, उन्होंने संयुक्त किसान मंच जो जिसमें 20 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने खुले तौर पर विक्रमादित्य सिंह को अपना कैंडिडेट माना। मित्रों, कैंडिडेट माना
तभी तो आज राकेश सिंघा जी कंधे से कंधा मिला करके बित्थल में हेलीकॉप्टर से साथ उतर करके पटेल इंजीनियरिंग को धमका करके उसकी भीड़ को जुटा करके पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं। प्रमाणित है, देख लीजिए। और ये इंडिया अलायंस है। ये राकेश सिंघा जी जब बित्थल में होते हैं तो कांग्रेस के साथ होते हैं, जब वो इधर आते हैं तो किसी दूसरी भाषा में बात करते हैं। लेकिन जो बात आपने माननीय मोदी जी की कही वो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि मैं इसको 100% करूंगा। उन्होंने कहा था कि इसका 100% सेब का अल्टरनेटिव जूस के रूप में या बाय प्रोडक्ट के रूप में मैं इस्तेमाल करने की योजना बनाऊंगा, चाहे वो रेलवे में जूस जाए या सबसे बड़ा उदाहरण मैंने आपको पेक्टिन का दिया। पेक्टिन इज ए मास्टर बेबी ऑफ बीजेपी, जिनने बोला कि सेब का बाय प्रोडक्ट पे फोकस करो। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, मैंने भी इसको स्टडी किया। जब हम एप्पल का जूस बनाते थे, हमारा जूस जो है कंसंट्रेट एचपीएमसी का बिकता था 100 रुपए लीटर, और चाइना का जूस बिकता था 30 रुपए लीटर। ध्यान से नोट करिए इस बात को। मुझे भी हैरानी हुई कि भी एप्पल तो सेम है, उसमें तो कोई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है, सेब से जूस निकलना है, वो 30 रुपए लीटर बेच रहे हैं और हम 100 रुपए। क्या हमारी आरओआई नहीं बन रही है? लेकिन नहीं, देयर फोकस वाज, देयर प्राइमरी प्रोडक्ट वाज पेक्टिन एंड एप्पल जूस वाज बाय प्रोडक्ट। वो सेब के पल्प से पेक्टिन बना रहे थे जो 2000 रुपए किलो बिकता है, और क्योंकि जब पेक्टिन बनाना था तो नेचुरली जूस निकलेगा, वो 30 रुपए में बेच देते थे। हमने ऐसा नहीं सोचा मेरे मित्र, हमने बोला कि जूस फैक्ट्री लगा दो, जूस निकालो, और जो बचा हुआ पल्प है उसको नाले में फेंक करके सबका दिमाग खराब करो, सड़ता रहेगा वो, और जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नोटिस झेलते रहो। बट इट इज नॉट गोइंग टू हैपन नाउ। वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी पेक्टिन इन सेंज पराला, जहां हमने पेक्टिन का बहुत बड़ा यूनिट लगाया है। हम पेक्टिन पैदा करेंगे और जूस को बाय प्रोडक्ट बेचेंगे वहां पे। और दूसरी कल्पना आप सोचो मेरे भाई, भी हमने वहां यूनिट लगाया ना, जहां रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में 1 रुपए पैसे 2 रुपए किलो का कॉस्ट भी नहीं आएगी। जब हम परमाणु में प्रोसेसिंग प्लांट चलाएंगे तो वहां 5 रुपए किलो हमको बेचना पड़ेगा। सेब यहीं इकट्ठा किया, यहीं प्रोसेस किया, कॉस्ट बच गई हमारी। दिस शुड बी द विजन, आई टेल यू। इस विजन का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और मोदी जी ने ये नहीं कहा, मुझे आप कोई भी क्लिप दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि उसको 100% मैं करूंगा। ये इन तथाकथित इंडिया अलायंस और जो 20 लोग तथाकथित आप बोल रहे हैं कि जिन्होंने समर्थन दिया है, समर्थन देने के बाद उनको वोट नहीं मिलेगा। वो 20 लोगों का ही समर्थन है, लोगों का नहीं। पीपल आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट देम, ओनली 20 पीपल, जिसमें राकेश सिंघा के कंधे पे आजकल वो घूम रहे हैं 2 दिन से, और वो 20 लोग उसी की टोली है। 21 नहीं होंगे वो, उनकी धर्मपत्नी भी वोट नहीं देने वाली, वो मोदी जी को देने वाली है क्योंकि उनको उज्ज्वला गैस मिला है। एनीथिंग मोर? सर, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि मोदी सरकार किसान विरोधी है, एमएसपी पे जो है वो किसान आंदोलनरत रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य देश का पहला बना जिसने एमएसपी दिया है। मेरे घर में शादी हो, निमंत्रण दिया जाए तो लोग आएंगे। हिमाचल प्रदेश ने एमएसपी, मैं तब मानूं उनको अगर एमआईएस के 80 करोड़ देती। यहाँ हम ना गेहूं पैदा कर पाते हैं, हम यहाँ ना लिमिटेड वो पैदा कर पाते हैं, तो क्या एमएसपी देंगे यहाँ पे? वो यहाँ तो फार्मर का अपना ही अनाज पूरा होता है घर का। मैं बोलूं जी हाँ, मैं तो ये बोलूं मैं सोने का अंडा दे दूंगा, आप बोल रहे हैं एमएसपी। मैं तो बोलूंगा हिमाचल के किसानों को मैं सोने का अंडा देने को तैयार हूं, लेकिन होगा क्या जब है ही नहीं यहाँ पे गेहूं पैदा करने को। मैं तब मानता मेरे मित्र, अगर ये 80 करोड़ रुपए उन्होंने रिलीज किया होता जो एमआईएस का है। आधी राशि केंद्र सरकार से आती है, आधी प्रदेश देता है। जगत सिंह नेगी क्या कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। उनको आप ये बोलिएगा कि नोटिफिकेशन दिखाओ इस बात की, दे हैव स्टॉप्ड इट। आप उनको बोलिए ना कि नोटिफिकेशन दिखाओ। अगर बंद कर दिया तो देयर मस्ट बी सम नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टेल देम टू प्रोड्यूस द नोटिफिकेशन। व्यवहार तर्क पे बात करें तो अच्छा रहेगा।
हुई है, एपीएमसी भी नाकाम रही है सेम डे पेमेंट करवाने में, एपीएमसी एक्ट लागू नहीं हो रहा है। नहीं, वो बात ठीक है, इस विषय में मैं अच्छा रहेगा नरेश जी ही विषय रखेंगे, लेकिन मैं दो बातें साफ बोलना चाहता हूं। जो हमने ई पोर्टल और ई मंडी की बात की, उसका हल वही है। दैट इज द ओनली सोल्यूशन एंड फुल टाइम सोल्यूशन। और नियम कानून लॉ ने बनाया है, वो लोग जूझ रहे हैं, किसान जा रहे हैं, इसलिए तो रजिस्टर करने की आवश्यकता है। लेकिन ज्यादा क्लैरिफिकेशन अगर आपने लेनी है तो माननीय नरेश जी आप बताएं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन इस बारे में किया है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि किसानों की जो पेमेंट ट्रेडर के पास थी, ये विषय बहुत लंबे समय से आ रहा था। जब मैं 2018 में एपीएमसी में चेयरमैन आया, तो आप आज भी रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, 2013 से लेकर जो है डिफॉल्ट पेमेंट जो किसानों की थी, हमने जयराम ठाकुर जी से निवेदन किया, स्पेशल एसआईटी हमने बनाई, उससे पहले कोई एसआईटी नहीं थी। ये प्रदेश जयराम ठाकुर जी की सरकार ने एसआईटी का गठन किया और 2022 तक उस एसआईटी ने 55 करोड़ रुपए के किसानों के रिलीज कराए थे। मैं ये मानता हूं कि अभी भी उसमें किसानों के पैसे पेंडिंग है। और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि किसान बागवान उस डिफॉल्ट को ना एपीएमसी के पास और ना एसआईटी के पास रिपोर्ट करता है। जो रिपोर्टेड है उसका लगभग 70% पैसे जो है उनको रिकवर हो गए। जो रिपोर्ट ही नहीं करता उसमें एपीएमसी और अथॉरिटी भी जो है कुछ नहीं कर पाती। और मुझे लगता है कि एसआईटी के आने के बाद जो है, अगर आप वहाँ का रिकॉर्ड मंगाएंगे तो जो पिछला डिफॉल्ट था उसमें बहुत तेजी आई और किसानों की पेमेंट मिलना जो है आसान हुआ है। सर, लेकिन जो वजन के आधार पर जो सेब खरीदा जा रहा है उस पर, और जो यूनिवर्सल कार्टन की अभी जो अभी सूचना जारी हुई है उस पर बहुत सुंदर प्रक्रिया उसके। आपकी शादी हुई है? नहीं हुई? नहीं, करवा देंगे। लेकिन शादी होने के बाद घर में बच्चा पैदा होता है ना, ठीक है। बच्चा पैदा होने से पहले क्या करते हैं? क्या उसको हमारे बोलते पहाड़ में उसको गर्म कपड़ा खरीदते हैं, उसको वो दादी होती घर की, वो स्वेटर सिलती है, छोटे छोटे बूट खरीदती है, छोटा सा टॉवल लेके आती है, उसको वो बच्चे को चलाने के लिए वो छोटी गाड़ी आती है। ऐसा करते हैं सब लोग, व्यवहारिक बात है। वैसे ही मित्रों, मेरा मानना ये है कि जब यह यूनिवर्सल कार्टन और बाई वेट करने की बात आई, इसका पहले हमको गंभीरता से उसका रास्ता निकालना चाहिए था। वी शुड हैव मेंटली प्रिपेयर्ड द फार्मर, और उसकी तैयारी करनी चाहिए थी पहले। आपने मैंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, वो दैट इज नॉट ए सोल्यूशन। वो तो आप विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं, जान बचा रहे हैं अपनी, कि हमने चिट्ठी जारी कर दीजिए खरे फार्मर को। एक फार्मर बेचारा और एक आड़ती एक एक पेटी को तोलता भी रहेगा। लेकिन अगर आपने रिफॉर्म बनाया होता, वो छोटे बच्चे की तरह उसको छोटे से बुटड़ू खरीदे बनाए होते, उसको वो छोटी गाड़ी खरीदी होती लेने के लिए बच्चा पैदा होने से पहले, वैसा ही यूनिवर्सल कार्टन पैदा होने से पहले अगर आपने फार्मर को एजुकेट किया होता, यूनिवर्सल कार्टन की फैक्ट्रियों को गाइड किया होता कि अगली बार में यूनिवर्सल कार्टन ही बनाना है, तो मेरे को और आपको तोलने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली बाई वेट आएगा उसमें। दिस इज आई मीन टू से। मैंने बच्चे का एग्जाम्पल कोड करके आपको बात रखने की कोशिश की है। भाई वो 6 महीने तक तो एक से ही कपड़े होते हैं ना, उसके बाद भी बदल जाती है। थैंक यू।